आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको हम पढ़ेंगे। इसमें पहला हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक परिवर्तन से भी जानते हैं। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थों को मिलाकर एक या एक से नए तत्व या पदार्थ का निर्माण होता है। जो मिलाए गए पदार्थों से अलग होते हैं उनको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2H2 प्लस O2, इन दोनों को हम मिला रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिला रहे हैं तो हमारा बन रहा है H2। हाइड्रोजन किसी चीज को जलाने के लिए बहुत ज्यादा सहायक होता है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन किसी चीज को जलाने के लिए मददगार है। जबकि जल जो है किसी भी चीज को जलने का विरोध करता है, किसी भी चीज के जलने का विरोध करता है। तो इसका गुण जो है वो इन दोनों से अलग है। ये हमारा मिलाए गए पदार्थ है। तो दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ मिलाएं जिससे एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण हो, जिसका भौतिक और रासायनिक गुण मिलाए गए पदार्थों से अलग हो, तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे सामान्य जीवन में उनके मान लेते हैं कि दूध है, दूध में नींबू मिला दें या दूध को गर्म करें, नींबू मिला दें तो दूध फट के पनीर हो जाता है। पनीर ना तो दूध की तरह दिखता है, ना ही नींबू की तरह, ना ही इसका स्वाद दूध की तरह होता है और ना ही नींबू की तरह। ये भी हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के पहचान के लिए कुछ तथ्य को ध्यान में रखा जाता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। जैसे कोई व्यक्ति है अगर बहुत ज्यादा शराब पी लेता है, शराब पीने के बाद उसके हाव भाव बदल जाते हैं, वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया के बाद जब भी क्रिया होगी नए पदार्थ बनेंगे तो उसका कुछ प्रभाव दिखाई देगा। जैसे शराबी शराब पीने के बाद प्रभावी हो जाता है, उसके प्रभाव दिखाई देने लगते हैं, वैसे ही इसमें होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में पहला है रंग परिवर्तन। रंग में परिवर्तन हो सकता है। नंबर 2 अवस्था में परिवर्तन। नंबर 3 गैस का निकलना। नंबर 4 उष्मा का निकलना। नंबर 5 अवक्षेप का निर्माण। जरूरी नहीं है कि ये सारे जो बिंदु हैं वो एक ही अभिक्रिया में दिखाई दें, ये अलग अलग अभिक्रियाओं में कुछ कुछ दिखाई दे सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत गया कहीं लड़ के या मार खा के आ गया तो उसके सारे रंग रूप हाव भाव बदल जाते हैं। वैसे अभिक्रिया में भी है कि अभिक्रिया जब भी होगी तो उसके जो भी अभिकारक होंगे, जो भी जिन तत्वों को मिलाएंगे उसका हाव भाव बदल जाएगा और नए रूप में वो हमें प्राप्त होगा। जैसे रंग का परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, उसका रंग बदल सकता है। अवस्था यानी कि अगर ठोस है या गैस है या द्रव है तो वो अन्य अवस्थाओं में बदल जाएगा। जैसे कि द्रव हो सकता है गैस में बदल जाए, गैस हो सकता है द्रव में बदल जाए। गैस का निकलना, जब भी अभिक्रिया होगी तो हो सकता है कि उसमें से हमें कुछ गैसें प्राप्त हो जो निकलती हुई, या हो सकता है उसमें से उष्मा बाहर निकल रही हो, गर्मी। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया जिस समीकरण द्वारा लिखी जाती है, जैसे हमने कोई रासायनिक समीकरण ले लिया, जैसे एक अभिक्रिया कराया हमने 2H2 प्लस O2 मिलके बना रहा है H2O।
तो ये हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया जिस समीकरण द्वारा लिखा जा रहा है, यानी इस समीकरण द्वारा लिखा जा रहा है, तो इसी समीकरण को हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया जिस समीकरण द्वारा लिखा जाता है उसी समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के प्रतीक चिन्ह लिखे जाते हैं। जैसे ये हमारा ये, तो जिन चीजों को हम मिलाते हैं, जिनके बीच अभिक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं अभिकारक, और अभिकारक मिलाने के बाद जिसका निर्माण होता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक चिन्हों द्वारा समीकरण में लिखना, ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में दो पक्ष होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। जो जिनके बीच अभिक्रिया होती है उसको हम कहते हैं अभिकारक, और जो बनता है, निर्मित होता है, उसको हम कहते हैं उत्पाद। इसके अलावा इसके बीच में भी कभी कभी कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे ये है दो तत्व, इनके बीच क्रिया हो रही है, तो कभी कभी यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई मिल जाती हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं या तो कम करते हैं। अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ाने का प्रयास करते हैं या तो कम करने का, इसको हम कहते हैं उत्प्रेरक। हमें ये तीन चीजें रासायनिक समीकरण में देखने को मिलती हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करना, समीकरण संतुलित करना। रासायनिक समीकरण लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करें? तो रासायनिक समीकरण में दो पक्ष होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। जितना अभिकारक में तत्वों की संख्या होती है उतने ही उत्पाद में अगर अभिकारक की संख्या हो तो वो समीकरण संतुलित होता है। अगर उनमें बराबर संख्या नहीं हो तो वो संतुलित नहीं होते। जैसे इसमें बराबर है 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। जैसे हमने समीकरण ले लिया NaOH प्लस H2SO4 बनाएगा Na2SO4 प्लस H2। ये हमने एक असंतुलित समीकरण लिया है। अब इसे संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हमको तत्वों की संख्या को केवल बराबर करना है। संख्या में जब भी हम संख्या बढ़ाएंगे तो एक तत्व की अकेले नहीं बढ़ा सकते, वो यौगिक जिस रूप में लिखा है उसके सामने संख्या बढ़ाएंगे, जिससे उसमें मौजूद सभी तत्वों की संख्या बढ़ेगी। इधर भी इसी तरीके से हम संख्या अगर बढ़ाते हैं तो बाहर की ओर ही बढ़ाएंगे, जिससे उसमें सभी उपस्थित तत्वों की संख्या बढ़ेगी दोनों तरफ। तो जैसे हमने लिखा Na इधर 1 है, इधर Na 2। 1 को 2 करने के लिए हम क्या करें, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई। Na तो 2 हो गया, लेकिन अब O भी यहाँ 1 था, 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 1 था, वो भी हमारा 2 हो गया। Na तो 2 हो गया बराबर। अब O इधर 2 है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, इसमें भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 4 यहाँ, 4 2 6, 2 यहाँ 4 यहाँ, 4 2 6 ऑक्सीजन है। इधर भी 6 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है। इसको हम बराबर करने के लिए इस समीकरण में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 यहाँ बढ़ा देंगे, तो अब हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। तो 4 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, ये दोनों मिलके 6 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अब इधर की तरफ बराबर हो गया, तो 6 ऑक्सीजन इधर भी था, 6 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। हाइड्रोजन इधर, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ है, तो इधर भी हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए। अब हमने 2 का गुणा किया तो 4 हाइड्रोजन हमें इधर भी मिल गया। इसमें सल्फर, हाइड्रोजन की तुलना हमने कर ली है, ऑक्सीजन की कर ली है, बचा सल्फर। सल्फर एक इधर है, एक इधर है, ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया है। अभिकारक पक्ष में जितने तत्वों की संख्या है वही तत्वों की संख्या उत्पाद में भी रहेगी, तो वो समीकरण संतुलित कहलाएगा। और संख्या आगे बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, बढ़ाते हैं। तो हमने ले लिया Mg + O2 बराबर 2MgO। ये हमने एक समीकरण ले लिया, ये भी असंतुलित है। इसमें ये आसान समीकरण है, इसमें भी हम देखेंगे Mg कितना है, इधर 1 है, इधर कितना है, 2 है, तो यहाँ हम 2 बढ़ा देंगे, तो 2 Mg इधर भी हो गया, 2 Mg इधर। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन
इस तरफ 2 है, क्योंकि इसमें यहाँ पर संख्या रहती है जिसमें हम गुणा करते हैं, तो यहाँ 1 छिपा रहता है, इसमें गुणा कर देते हैं, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 Mg यहाँ है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है। ये समीकरण संतुलित। अगला टॉपिक है अभिक्रिया के प्रकार। इसमें हम पहला पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्व या यौगिक जुड़ते हैं और जुड़ के पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसमें हम उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ जुड़ के एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे हमने 2 चीजें ली, ए और बी, दोनों को मिला दिए, दोनों के बीच अभिक्रिया कराए और अभिक्रिया से कोई एकल पदार्थ निकला सी, तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया। इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ के बीच अभिक्रिया होती है, तो उसमें से केवल एकल पदार्थ का निर्माण होता है, उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे हमने ले लिया Mg प्लस O2, क्रिया करा रहे हैं तो हमारा बनेगा 2MgO। तो 2 अलग अलग तत्वों या अणुओं को लिए और हमने अभिक्रिया कराई जिससे एकल पदार्थ का निर्माण हुआ। अगला टॉपिक है अगली अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं अपघटन। अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। वियोजन का मतलब होता है वियोग करना यानी टूटना। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है टूटना। कोई एकल पदार्थ, जैसे हमने ले लिया ए, वो 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या पदार्थों में टूट जाता है, उसको हम कहते हैं वियोजन। जैसे ए है, ये टूट गया बी प्लस सी में, तो ये हमारी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया। जैसे हम ले लेते हैं AgCl, टूटता है Ag प्लस Cl, ये हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब, वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं अपघटन अभिक्रिया। जब भी कोई एकल पदार्थ टूटकर अलग हो जाते हैं, अलग अलग पदार्थ एक से अधिक पदार्थों में बदल जाते हैं, उनको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। यह वियोजन अभिक्रिया 3 तरीके से हो सकती है। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है उष्मीय वियोजन, या उसको कहते हैं उष्मीय अपघटन। दूसरा है प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। तीसरा है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन, उष्मा के कारण अगर वियोजन होता है तो उसको उष्मीय वियोजन कहते हैं। यानी कि जब भी हम किसी अभिकारक में उष्मा प्रवाहित करते हैं और वो टूट के अलग हो जाए तो उसको उष्मीय वियोजन कहेंगे। अगर प्रकाश देने पर वह टूट के अलग हो रहे हैं तो प्रकाशीय वियोजन। विद्युत के कारण वियोजित हो रहे हैं तो वैद्युत वियोजन। जैसे उष्मीय वियोजन में हम ले लेते हैं CaSO4 CaCO3। इसको जब भी हम गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, तो ये वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा, टूट के बनाएगा CaO प्लस CO2। उष्मीय वियोजन का एक उदाहरण है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तत्व ले रहे हैं, एक यौगिक, उसको हम गर्म कर दिए यानी उसको उष्मा दिए तो वो टूट के अलग हो गया, तो ये हो गया उष्मीय वियोजन। उष्मा के देने पर, टूटने पर या वियोजित होने की घटना उष्मीय वियोजन कहलाती है। प्रकाश, जैसे हमने ले लिया AgCl, टूट जाता है Ag प्लस Cl। इसको हम अगर प्रकाश में रख दें
तो ये टूट के अलग हो जाएगा, यानी प्रकाश देने के कारण टूट रहा है तो प्रकाशीय वियोजन। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूट जाए, जैसे जल है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और विद्युत के कारण वो टूट जाए तो वो हमारा वैद्युत वियोजन कहलाएगा। अगली अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं प्रतिस्थापन। विस्थापन को ही कहते हैं प्रतिस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ये होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा के उसकी जगह ले लेता है, उसको हम कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन। जैसे कोई ब्रेंच है, उस ब्रेंच पे 3 लोग बैठे हुए हैं और कोई ताकतवर आया वहां बैठने के लिए, धक्का दे दे और एक को उतार दे। अधिक ताकतवर वाला कम ताकतवर वाले को हटा के उसकी जगह ले ले तो हमारा क्या कहलाता है? विस्थापन। उसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन। ये 2 तरीके का होता है। पहला एकल विस्थापन, दूसरा द्वितीय विस्थापन। उसको एकल विस्थापन या एकल प्रतिस्थापन के अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा द्वितीय विस्थापन या द्वितीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या एक और नाम से जानते हैं इसे उभय अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया। एकल विस्थापन क्या होता है? जब एक ही तत्व हटा के उसकी जगह ले ले, जैसे उदाहरण Fe प्लस CuSO4, FeCu को हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा, FeSO4 बनाएगा प्लस Cu। इसमें जब एक तत्व एक को हटाए और उसकी जगह ले ले और उसको बाहर निकाल दे तो उसको हम कहेंगे एकल विस्थापन। द्वितीय विस्थापन में जैसे Na2SO4 BaCl2, जब मैंने ले लिया Na2SO4 प्लस BaCl2, क्रिया करेंगे तो Na2Ba को हटा देगा, ये बनाएगा BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इसमें Na2Ba की जगह ले रहा है और Ba Na2 की जगह ले रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे की जगह ले रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं, इसलिए इसको हम द्वितीय विस्थापन कहते हैं। इसमें एक तत्व को हटा के उसकी जगह ले रहा है, इसको एकल विस्थापन कहते हैं। अगली अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी, यानी कोई चीज गर्म है उसमें से गर्मी, उसको हम गर्म कर रहे हैं या गर्मी दे रहे हैं, उसको हम ऊष्मा कहेंगे। क्षेपीय का मतलब होता है क्षय होना या नष्ट होना, क्षय होना या नष्ट होना। तो जब भी कोई अभिक्रिया होती है जिसमें से गर्मी नष्ट होती है, नष्ट होने का तात्पर्य ये है कि गर्मी बाहर निकले, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकले या ऊष्मा का क्षय हो रहा हो तो उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन का दहन करें, एक ग्रेफाइट ले लें, उसको दहन करें, ऑक्सीकरण कर दें, तो वह बनाए कार्बन डाइऑक्साइड। और इन दोनों क्रियाओं में गर्मी बाहर निकलती है 94 किलो कैलोरी। तो जब भी ऊष्माक्षेपीय का मतलब होता है ऊष्मा का बाहर निकलना, ऊष्मा का क्षय होना, तो ग्रेफाइट जब भी हम ऑक्सीकृत करते हैं या उसका दहन करते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है 94 किलो कैलोरी। वहीं ऊष्मा शोषीय का मतलब है ऊष्मा का अवशोषण। शोषण का मतलब होता है ग्रहण करना या सोखना, ग्रहण करना या
सोखना। तो जब भी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा दी जाती है, अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा दी जाती है ऊष्मा, तो उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसे होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, या वह अभिक्रिया जिसे ऊष्मा द्वारा संपन्न किया जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Na2 प्लस O2 प्लस 45 किलो कैलोरी। N2 और O2 को अभिक्रिया कराने के लिए हम उसमें 45 किलो कैलोरी की ऊष्मा देते हैं, तो वह अभिक्रिया संपन्न होती है, वो बनाता है 2NO। अगली अभिक्रिया ऑक्सीकरण व अपचयन, इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, और अपचयन अभिक्रिया ये अलग अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है, उसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर इलेक्ट्रॉन की कमी करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर इलेक्ट्रॉन की कमी करता है। जैसे हमने ले लिया Na, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो Na प्लस बना रहा है, प्लस E माइनस। जब भी किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकल के इलेक्ट्रॉन की कमी करता है, तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसी का ठीक विपरीत होता है अपचयन अभिक्रिया, जिसमें कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है। ऋण आयन बनाने का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता करता है, उसे हम अपचयन कहते हैं। जैसे इसी को विपरीत लिखते हैं, Na प्लस प्लस E माइनस। तो यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, Na बना रहा है, तो यह हमारा अपचयन हो रहा है, यह हमारा ऑक्सीकरण है। जिसमें कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाए, ऑक्सीकरण कहलाएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाए या इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर रहा हो, उसे हम अपचयन कहते हैं। या जैसे ले लेते हैं Cu2 प्लस प्लस E माइनस, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, बना रहा है Cu। ये भी हमारा क्या है, एक तरह का अपचयन है। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होना, और अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना। और जिसमें दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया जिसमें एक साथ होती हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा रेडॉक्स अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया अलग होती है, अपचयन अभिक्रिया अलग है, लेकिन जिस अभिक्रिया में दोनों एक साथ होती हैं उनको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अगला टॉपिक, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, संक्षारण व विकृत गंधिता। तो हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का ये उदाहरण है। ऑक्सीकरण द्वारा हमें दैनिक जीवन में क्या दिखाई देता है। तो संक्षारण, जब भी कोई धातु नमी या वायु में रखी जाए, नमी या वायु में रखते हैं, तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करके धीरे 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 नष्ट होने लगती है, ऑक्साइड बनाती है, और ऑक्साइड बना के धीरे धीरे परत दर परत नष्ट होती है, उसको हम कहते हैं संक्षारण। विकृत गंधिता, जब हम भोजन को वायु में रख देते हैं, वह धीरे 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 ऑक्सीकृत होके खराब हो जाती है, यानी उसका स्वाद और उसमें से गंध आने लगे। तो जब भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। जब कोई धातु नमी या वायु में रखने तो नष्ट हो जाती है धीरे धीरे करके, उसमें जंग लग जाता है, तो वह हमारा संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, कोई नया लोहा उसको नमी में रखते हैं तो उस पर लाल भूरे रंग का
एक परत आ जाती है जिसके कारण वो क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और इसे हम जंग कहते हैं। तो लोहे में जंग लग के खराब होना संक्षारण का ही उदाहरण है। विकृत गंधिता तो भोजन का स्वाद बदलना और उसमें से गंध आने की प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है।